हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार जो है क्लास के साथ, जो कि CITS 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये क्लास जो है फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट वालों के लिए है, जो कि CITS 2023 के रिलेटेड जो है हम पिछले कई महीनों से आपको लगातार करा रहे हैं, जो कि डेली सुबह 7:30 से 8 बजे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों जो आप लोग का इंतज़ार था कि फॉर्म कब आएगा, तो DGT की तरफ से जो है शॉर्ट नोटिस जारी कर दी गई थी। हमने उस पर थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर मैंने डीप वीडियो नहीं बनाया। जब आपकी नोटिफिकेशन पूरी आ जाएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों अब आप लोग अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिया गया था कि 1 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 17 तारीख को आपकी लास्ट डेट है। और 17 को लास्ट डेट होने के बाद फिर दोस्तों आपका जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका ऑल इंडिया जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा CITS का, वो आपका 8 तारीख को है। 8 मतलब 8 जुलाई को। और आपका 1 जून से 17 जून तक लास्ट जो है फॉर्म भरने की डेट है। इसके बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया आप लोग जो है आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए। जो लोग नए हैं उनको भी अपनी जोड़िए इस चैनल के माध्यम से, और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या कह रहा है, लिक्विड कार्बोराइजिंग में गर्म की हुई साल्ट बाद में की जाती है। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग में गर्म की हुई साल्ट बाद में की जाती है। तो जो लिक्विड कार्बोराइजिंग होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है। तो आपको सिंपली बताना है इसमें से कार्बोराइजिंग साल्ट कौन सा नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम साइनाइड भी होता है, और सोडियम बेरियम क्लोराइड भी होता है। तो आपका जो आपका कहते हैं साल्ट नहीं है कार्बोराइजिंग साल्ट, वो होता है आपका सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट आपका जो है कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का क्या लाभ है। तो मतलब कह रहा है कि जब केस हार्डनिंग हम करते हैं तो पहला चरण हमारा क्या होता है, कार्बोराइजिंग होता है। तो कार्बोराइजिंग करने से हमें लाभ क्या होता है। तो इसमें सिंपली बता दें कार्बोराइजिंग करने से लाभ क्या होता है। स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, पीस के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, सरफेस के पास की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, स्टील के पास की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। तो दोस्तों केस हार्डनिंग में जो आपकी किसी भी मटेरियल या किसी भी जॉब की जो केस हार्डनिंग जब करते हैं तो उसके सरफेस की जो है कठोरता बढ़ाते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सरफेस के पास की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। क्योंकि कार्बन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो आपका मटेरियल है वो हार्ड होता जाएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डनिंग करते समय, जब हम हार्डनिंग करते हैं तो स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सोकिंग समय दिया जाता है। एक सोकिंग समय होता है दोस्तों, दिया जाता है, जो कि होता है। तो बताइए हार्डनिंग करते समय स्टील को जब निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद सोकिंग समय दिया जाता है तो समय कितना होता है। 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट, 8 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 12 मिनट, 20 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 2 मीटर, और 2 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 20 मिनट। तो दोस्तों बात करें तो जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी उसका हाफ जो है टाइम दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा कि 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि अधिक हैमरिंग से प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाएंगे। तो बताइए अधिक हैमरिंग से प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो दोस्तों उसको सुधारने के लिए हम लोग जो है नॉर्मलाइजिंग को अपनाएंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि निम्न में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप
ठंडा करने की दर के क्रम में है, अर्थात धीमे से शीघ्र ठंडा करना। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि जो क्विंचिंग मीडिया है उसमें जो ठंडा करता है, क्विंचिंग मीडिया जो ठंडा करने का जो दर होती है, मतलब धीमे से तेज, मतलब जो सबसे धीमे करे फिर उससे तेज उससे तेज, तो वो क्रम आपको निर्धारित करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कि जो आपका तेल फोर्स्ड एयर ब्राइन सोल्यूशन, या फोर्स्ड एयर तेल ब्राइन सोल्यूशन, या ब्राइन सोल्यूशन तेल फोर्स्ड एयर, तो फोर्स्ड एयर ब्राइन सोल्यूशन तेल। तो दोस्तों इसमें जो सबसे कम फिर उससे ज़्यादा जो ठंडा करता है क्विंचिंग मीडिया, तो आपका राइट आंसर इसका बी है, जो बढ़ते क्रम में है बी है। सबसे कम क्या करेगा फोर्स्ड एयर, उससे ज़्यादा क्या करेगा तेल, उससे ज़्यादा ब्राइन सोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना, स्टील की यांत्रिक संरचना को बदलना, कंपोनेंट की दिखावट बदलना, स्टील के रासायनिक गुणों को बदलना। तो दोस्तों जो हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्टील के जो है यांत्रिक गुणों को बदलना। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील का प्री हीटिंग तापमान निम्न में से कितना रखा जाता है? तो बताइए स्टील का प्री हीटिंग तापमान निम्न में से कितना रखा जाएगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों जो स्टील का प्री हीटिंग तापमान होता है वो आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। आपका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। प्री हीटिंग मतलब समझ रहे ना, पहले जो गर्म किया जाता है, मतलब कि प्री हीट करके तब उसको जो है हीट किया जाता है, तो वो आपका होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक उच्च कार्बन इस्पात पंच का पॉइंट समय से पहले ही खराब हो जाता है, तो जिसका संभावित कारण निम्न में से क्या है? तो मतलब जो हम लोग पंच इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका पॉइंट समय से पहले खराब हो जा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, पंच के पॉइंट को सही ढंग से नहीं बनाया जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ढंग से नहीं की हुई होती है, हार्डनिंग उचित ढंग से नहीं की होती है, टेम्परिंग उचित ढंग से नहीं की होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि हार्डनिंग और टेम्परिंग जब उचित ढंग से नहीं की होती है तो आपका जो पॉइंट जल्दी खराब होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ढंग से नहीं की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पैक कार्बोराइजिंग के लिए सॉलिड मटेरियल है? तो पैक कार्बोराइजिंग के लिए सॉलिड मटेरियल कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, लकड़ी का कोयला, झुलसा हुआ चमड़ा। तो दोस्तों जो पैक कार्बोराइजिंग के लिए सॉलिड मटेरियल जो है वो होता है आपका लकड़ी का कोयला। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लकड़ी का कोयला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो बताइए स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है? हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग। तो दोस्तों जो स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो रिफाइन किया जाता है वो विधि होती है आपकी नॉर्मलाइजिंग। कौन सी? नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों हमने ये आज की क्लास में 3 क्वेश्चन नॉर्मलाइजिंग से बताए हैं अलग अलग। आप इसको जरूर जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, घुमा घुमा के एक ही चीज़ से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे तो गलत कर देंगे। तो आपका राइट आंसर सी होगा, नॉर्मलाइजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि प्लास्टिक जो ऊष्मा और दबाव द्वारा बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जाता है उसे कहते हैं। तो प्लास्टिक जो ऊष्मा और दबाव द्वारा जो है बिना रासायनिक परिवर्तन के, तो केवल ऊष्मा और दबाव द्वारा ही जिससे जो है हम ढाल सकते हैं वो प्लास्टिक कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर, एमिनोस। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसको बिना रासायनिक परिवर्तन के केवल प्लास्टिक को ऊष्मा और दाब के द्वारा ढाला जाता है वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। कौन सा? बी। थर्मोप्लास्टिक जो है उसे ऊष्मा और दबाव द्वारा ही बिना रासायनिक परिवर्तन के ढाला जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मापन तेज घिसाव प्रतिरोधी होना चाहिए, निम्न में से किस तपोचर का यह गुण प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है तन्यता में सुधार करने के लिए, दोस्तों ये क्वेश्चन अलग है और इसका ऑप्शन अलग है, तो ये मिसमैच है, इसको थोड़ा हम लोग स्किप करते हैं। यही क्वेश्चन आगे है, देखते हैं 1 मिनट आगे क्या है, 1 सेकंड आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए यही क्वेश्चन है सेम जो क्वेश्चन वहाँ पर था कि मापन तेज घिसाव प्रतिरोधी होना चाहिए,
निम्न में से किस तपोचर पर यह गुण प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो मापन को तेज घिसाव प्रतिरोधी करने के लिए किस ताप पर यह गुण प्राप्त किया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा ताप होगा या किस प्रक्रिया द्वारा। तो सामान्यीकरण पर, केस कठोरण पर, एनीलिंग पर, हार्डनिंग पर। तो दोस्तों घिसाव प्रतिरोधी होने के लिए जो है आपको क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग की जाती है, मतलब केस कठोरण। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उच्च कार्बन इस्पात को चरम तापक्रम के ऊपर तप्त कर क्रमशः धीरे धीरे ठंडा करने की विधि कहते हैं। तो उच्च कार्बन इस्पात को चरम तापक्रम के ऊपर तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग। तो दोस्तों अगर आप लोग आखिरी तक वीडियो में बने हैं तो ये आज आपका रहा होमवर्क दोस्तों। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ क्लास हमारी जो है देख रहे हैं, हमसे जो जुड़े हैं। अदरवाइज हमें जो है यही नहीं पता चल पाता कौन क्लास देखता है कौन नहीं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसका, ये मत सोचिएगा आंसर सही होगा कि नहीं। आंसर जो इसका सही होगा, अगर आप लोग गलत बताएंगे तो हम उसका आंसर आप लोग को जरूर राइट बताएंगे। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अब आपका CITS फॉर्म की भी नोटिफिकेशन आ गई है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।